Okay, now the topic is angle of deviation. टॉपिक क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये वर्ड ही बता रहा है कि लाइट कितना डेविएट हो रहा है, बाय हाउ मच एंगल लाइट इज डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन। जिधर लाइट जा रही है उस डायरेक्शन से लाइट कितने एंगल पे डेविएट कर रहा है, उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। दैट एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या डिफिनेशन है इसका? एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। क्या है इसका डिफिनेशन? एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। एक ऐसा एंगल जो डायरेक्शंस के बीच में है, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन हो, उसके बीच में कितना होगा एंगल, उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो इमर्जेंट रे क्या क्या हो सकता है? इमर्जेंट रे में आपको रिफ्लेक्टेड रे भी हो सकता है, रिफ्रैक्टेड रे भी हो सकते हैं, दोनों चीज हो सकते हैं। इमर्जेंट रे में रिफ्लेक्टेड भी हो सकते हैं और रिफ्रैक्टेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए, प्लेन मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल लाइन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पता है। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ओरिजिनल डायरेक्शन किधर है? ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये है ना, ओरिजिनल डायरेक्शन ये है। इससे कितना डेविएशन हुआ है रिफ्लेक्टेड रे का, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। हम कुछ इस तरह से इसको मेजरमेंट करेंगे, इस डायरेक्शन से हम इसको मेजरमेंट करेंगे। ओके, चलिए ये बात हमें समझ में आई। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू दिस मच। तो इतना हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, लीनियर पेयर अगर हम देखते हैं तो टोटल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 में से इतने एंगल को हटा देंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम पूछना चाहते हैं तो कितना होगा? मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम डेल्टा मैक्स की बात करें तो डेल्टा मैक्स में कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब प्लेन, मान लो ये प्लेन मिरर है और लाइट इधर जा रहा है, उसके अपोजिट में लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर वापस आ रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो रहा है? इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 0 अगर हम कर दें तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री। और मिनिमम की बात करें तो 90 के आसपास में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए? 90 के आसपास में। तो हम मिनिमम के केस में समझ सकते हैं आसपास में, 90 नहीं होना चाहिए, 90 के आसपास, लेस देन 90, वेरी लेस देन 90, है ना। तो इस केस में मिनिमम हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज कॉल्ड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। उस केस में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम की बात करें, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब आई इज इक्वल टू 90 आ रहा है ना। और ये कब आता है? ग्रेजिंग, यहाँ पे इतने पे लाइट गिर रहा है, तो इससे हमें कम थोड़ा सा पता करना होगा, है ना। इससे कम थोड़ा पता करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब एक प्रिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो रहा है। ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। इंसिडेंट रे की वैल्यू I1 है, तो नॉर्मल से कितना है? I1 है। फिर यहाँ पे R1 है, तो कितना हुआ? ये इधर जा रहा है और इससे इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू I माइनस ओरिजिनल डायरेक्शन, ये इससे डेविएट इतना हुआ है, दैट इज कॉल्ड I माइनस R1। I1 माइनस R1 हमने फाइंड किया, I1 माइनस R1। ओके, अब ये लाइट यहाँ गिरा, ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? इधर हो गई। अब इससे ये कितना डेविएट हो रहा है वो भी हम फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ से R1 डेविएट हो रहा है ना, R1 इतना वैल्यू आ रहा है, R2 की वैल्यू कितनी है? हमने R2 की वैल्यू इतना ले रखा है ना। तो अब I2 इमर्जेंट अगर ऐसा हो रहा है, इस नॉर्मल से इमर्जेंट ऐसा हो रहा है, तो ओरिजिनल देखो ना, ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल I1 इधर जाना चाह रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो जो अब एंगल इतना बचा हुआ है ना, ये एंगल कितना होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसमें देखिए इधर जा रहा है और ये लाइट इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो लाइट आ रही है वो क्या होगा? I2 माइनस R2, तो इतना मैंने लिखा।
चलिए ये आ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा प्लस ए इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। क्यों भाई? तो 90 डिग्री और ये क्या थीटा प्लस ए भी 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो थीटा से हम कैंसिल करेंगे तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, रिफ्रैक्टिंग एंगल या प्रिज्म एंगल हम जिसको बोलते हैं। तो इससे हम I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए बता देंगे और इसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हम फाइंड करेंगे आगे चल के जब प्रिज्म पढ़ेंगे। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तब होता है जब I1 इज इक्वल टू I2 दैट इज इक्वल टू I। उस केस में हम लोग ये फाइंड करेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन I1 इज इक्वल टू I2 जब हो जाएगा तो हम लोग फाइंड करेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ओके चलिए, तो उस केस में हम लोग वो अलग केस है जब हम लोग फाइंड करेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तो डेल्टा प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 ही क्या होगा इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो उस केस में हम लोग फाइंड करेंगे डेल्टा मिनिमम यहाँ पे लिख देंगे, वो एक अलग केस है। लेकिन हमने समझाया यहाँ पे कितना एंगल डेविएट कर रहा है ना, लाइट कितना डेविएट कर रहा है। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो इतना आ गया समझ में। अब लेंस के बारे में देखिए, मान लो लेंस में जो लाइट गिर रही है वो क्या है पैरेलल है और पैरेलल से रिफ्रैक्ट होकर दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पर, है ना। तो एक्चुअली मैंने ठीक से नहीं दिखाया है, ये दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पर, दो बार रिफ्रैक्शन होगा, है ना। एक बार यहाँ पे होगा और एक बार और रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस केस में कुछ ऐसा हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो उसमें भी हम लोग लेंस में भी एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करते हैं। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लास प्रिज्म है, इसमें बताया कि लाइट जो लाइट आ रहा है उतने ही एंगल से लाइट क्या हो रहा है इमरजेंट हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आई एंगल ऑफ डेविएशन कितना डेल्टा जो है कितना आएगा I माइनस आर और यहाँ लिखेंगे R माइनस आई दैट इज इक्वल टू 0। 0 एंगल डेविएट हो रहा है इस केस में 0 डेविएशन हो रहा है, मतलब लाइट जो है पैरेलल ये क्या हो रहा है डिस्प्लेस हो जा रहा है ना, पैरेलली ट्रांसमिट हो दूसरे साइड से निकल रहा है, पैरेलल निकल जा रहा है ना, डिस्प्लेस हो जा रहा है। दूसरा केस एक और देखिए, यहाँ पर ये प्रिज्म का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जा रहा हो तो इस केस में लाइट जो होगा अनडेविएटेड पास कर जाएगा। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन 0, इसमें भी एंगल ऑफ डेविएशन 0। मैंने इतना सारा चीज आपको एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बता दिया है और भी इससे रिलेटेड चीजें जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में कितना आता है उस केस को भी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, ओके हम लोग रिफ्लेक्शन में भी देख लिए थे, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना था। तो मिरर्स में क्या हम लोग फाइंड किए थे एंगल ऑफ डेविएशन, मिरर में क्या फॉर्मूला आया था, उसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि 180 माइनस 2i ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है मिरर में, जो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, फाइंड कर चुके थे। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस डालेंगे उतना ही क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड हो जाएगा आपका। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो रहा है घटते जा रहा है। और जैसे जैसे ये घटते हुए जा रहा है वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। मैक्सिमम केस में बताया था एंगल ऑफ डेविएशन इन मिरर्स प्लेन मिरर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये मैंने बता दिया था रिफ्लेक्शन के केस में। अब हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं कि प्रिज्म में जब रिफ्रैक्शन होता है दो सरफेसेस के बीच में, दो सरफेसेस के ऊपर, पहला इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होके आ रहा है। सारा वैल्यूज हमने दिया हुआ I1 I2 R1 R2 सब दिया हुआ है। आपको फाइंड करना था कि इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। काफी इजी है इसमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है माइनस R1 प्लस R2। ओके, तो I1 प्लस I2 कितना है 75 डिग्री, 30 प्लस 45 75 माइनस ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है
दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री आ रहा है। देख लीजिए क्या ये सही है? देखिए बिल्कुल सही है। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इसमें कितना आ रहा है? इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में 0 आ रहा है। चलिए ठीक है, ये बात तो समझ में आई, कोई बात नहीं है। अब मान के चलते हैं कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। क्या भाई? 30 डिग्री है। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और हमें R1 R2 की वैल्यू नहीं दी हुई है। R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई है। तो अब आप बताइए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? तो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 को तो A मानते हैं ना, तो I1 प्लस I2 कितना आ रहा है भाई? तो ये आ रहा है 75। 75 में से R1 प्लस R2 को हम एंगल A मानते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म A। तो दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो कितना आया? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री जो है क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है। ओके, आई बात समझ में? तो ये सब बातें हम लोग जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं डेविएशन, है ना? डेविएशन हम लोग फाइंड करेंगे। डेविएशन देखो ये डायग्राम अलग अलग चीजें हैं। अब हम लोग फाइंड करते हैं डेविएशन बाय ए प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल। ये हमें फाइंड करना है। मान लो ये प्रिज्म है और स्मॉल एंगल ए, यहाँ पर ए जो है वो स्मॉल है एंड दैट इज लेस देन 10 डिग्री। अगर ये 10 डिग्री से क्या है? कम आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? व्हाट इज द डेविएशन बाय ए प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल? स्मॉल एंगल का प्रिज्म में डेविएशन कितना होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। अगर ये स्मॉल है, ए स्मॉल है, तो R1 R2 I1 I2 सब के सब हम लोग क्या मान लेते हैं? इस केस में स्मॉल मान लेते हैं। ऑल आर स्मॉल, वेरी स्मॉल। R1 R2 I1 I2 और ए भी ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। उस केस में हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ डेविएशन। काफी इजी है, बड़ा चीज नहीं है। फर्स्ट समझिए, बाय स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट एंड सेकंड सरफेसेस। पहला जो है ये सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेकंड इस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब टू सरफेसेस हैं लेकिन दोनों के दोनों सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट सरफेस पे स्मॉल एंगल्स के लिए म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू R1, है ना? अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाए और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 हो जाए तो स्मॉल एंगल्स के लिए साइन आई के बदला यहां हम क्या लिख सकते थे? साइन आई, और यहां पर भी साइन होता तो इसको हम लोग स्मॉल एंगल्स के लिए साइन आई इज इक्वल टू आई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू म्यू टू R2। इससे हमको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने में काफी इजी पड़ रहा है। I1 I2 को हम सम करेंगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू म्यू ये म्यू टू नहीं रखा हुआ, यहाँ म्यू रखेंगे, म्यू R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2। और आपको पता है कि R1 प्लस R2 जो है एंगल ए के बराबर होता है। और यहाँ पे म्यू ए लिखेंगे, म्यू ए माइनस ए दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस ए। इससे ये पता चला कि स्मॉल एंगल्स हैं, अगर कोई भी प्रिज्म है जिसमें रिफ्रैक्टिव एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम हो तो स्मॉल एंगल कहलाता है। 9 डिग्री हो, 8 डिग्री हो, 7 डिग्री हो, 6 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, है ना? ये वो क्या कहलाते हैं? स्मॉल एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, वो स्मॉल एंगल्स को हम लोग समझ लेते हैं कि वो स्मॉल एंगल लेस देन 10 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डेविएशन किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? स्मॉल एंगल्स के लिए एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, पहला चीज। एंड सेकंड चीज डिपेंड कर रहा है एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ विच द प्रिज्म इज मेड। प्रिज्म जिस मीडियम से बना हुआ है, प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसी पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। तो स्मॉल एंगल्स के लिए हम लोग फाइंड करना चाहेंगे। तो चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। मान लो ये डायमंड है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने दे रखा है 2.4। ठीक है जी, ये कितना है? 2.4। और एंगल ए जो है वो मैंने 5 डिग्री दे रखा है। एंगल ए इज इक्वल टू 5 डिग्री। उस केस में आप बताओ कि एंगल ऑफ डेविएशन कितनी होगी? तो एंगल ऑफ डेविएशन उस केस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.4 माइनस 1 और ये कितना है? 5। तो कितना आ रहा है आंसर? 2.3 1.4, है ना? कितना आएगा? 1.4, है ना जी? 1.4 इंटू 5
डिग्री, ये कितना आ रहा है 70, है ना। 7 डिग्री, 7 डिग्री पे 7 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है। ओके, सिमिलरली आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मैं ले लेता हूं 2.5, कितना है भाई 2.5, और एंगल है 4 डिग्री, है ना। तो अब बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितनी होगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में लिखेंगे म्यू माइनस 1, 2.5 माइनस 1 और इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4, सॉरी एंगल कितना है रिफ्रैक्टिव एंगल 4 डिग्री, तो कितना आ रहा है 1.5 इंटू 4, मतलब ये 6 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है। लाइक दैट आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, बहुत सारे वैल्यूज का फाइंड कर सकते हो। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 6 डिग्री का ले लो, 7 डिग्री का ले लो, 8 डिग्री का ले लो एंड 3 डिग्री का ले लो, इतने सारे डिग्रीज हैं। और ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लो और कैलकुलेट कर सकते हो कि डेविएशन बाय ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल कितना होगा। टोटल चीजें आपको बनाना है, अलग अलग एंगल्स ले लो, कौन कौन एंगल होता है 6, 7, 8, 3 डिग्री, ठीक है, ये सब ले लो, है ना। और 9 डिग्री, 9 डिग्री भी ले लो, सबका प्रैक्टिस करके देख लो क्या क्या आपका आंसर आ रहा है यही या नहीं आ रहा है ना। ये स्मॉल एंगल्स के लिए है, आप देख लीजिए। ओके, फिर हम लोग चलेंगे मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम डेविएशन केस। मैक्सिमम डेविएशन केस में क्या कंडीशन है कि मैक्सिमम डेविएशन होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन का एक कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 जो है 90 डिग्री होना चाहिए। ये जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब ये एंगल क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ये एंगल क्या होनी चाहिए, सबसे ग्रेटेस्ट I1। तो I1 जब सबसे ग्रेटेस्ट होगा तो कितना होगा भाई 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हम लिख देंगे। उस केस में आपको I2 फाइंड करना है। मान लो एंगल ऑफ इमरजेंस I2 फाइंड करना है। याद रखिएगा कि मैक्सिमम डेविएशन कब होता है, व्हेन I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, I2 इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए इस बाउंड्री पे। फिर यहाँ पे इधर R1 चला जा रहा है, फिर यहाँ पे डेविएशन हो रहा है। इसका अभी वैल्यू फाइंड नहीं कर रहा हूं मैं, इसको स्पेसिफिक नहीं बना रहा हूं। स्पेसिफिक क्या बन रहा है, ये I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। इसमें I2 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे पहला सरफेस पे, तो आपको क्लियर कर पता चल जाएगा। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है, एयर है, ठीक है। हमने एयर एंड इस मटेरियल के लिए ये जितने सारे फॉर्मूले हमने अप्लाई किया है, बनाया है, निकाला है, ये सब हमने एयर और उस मीडियम के लिए निकाला है और कुछ भी नहीं। अगर सराउंडिंग कुछ और होता तो कहानी कुछ और होती है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू साइन 90 एंड दैट इज इक्वल टू म्यू साइन R1। क्या लिखेंगे म्यू साइन R1। सो इससे आपको पता चल जा रहा है कि साइन R1 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है जी। ये क्या आ रहा है 1 बाई म्यू वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें फाइंड करना है I2 की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो उस केस में अब R2 की वैल्यू अब देखिए क्या हुआ, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी होगी। अब सेकेंड सरफेस पे हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ को, तो क्या करेंगे म्यू साइन R2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन I2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस केस में अब ये बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, या R1 R2 से रिलेशन हम जोड़ के भी लिख सकते हैं वैल्यू को, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स म्यू साइन R2, ठीक है। म्यू की वैल्यू यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं, तो क्या आएगा म्यू की वैल्यू वहां भी हम यूज कर सकते हैं। तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 की वैल्यू जो आ रही है वो कितना आएगी
साइन इनवर्स म्यू के बदले हम लोग लिखेंगे 1 साइन R2, यहाँ लिखेंगे साइन R2 और यहाँ लिखेंगे साइन R1। ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ क्या, इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस इन द मैक्सिमम डेविएशन केस। मैक्सिमम डेविएशन केस में हम लोग सोचेंगे। चलिए अब एक और चीज पढ़ते हैं, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे कि हम इस केस में एंगल, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब ये है कि ये जो इमरजेंट एंगल है ना वो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो चलिए वो हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन पहले इस केस को हम लोग मैक्सिमम डेविएशन केस में पढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लो और I2 हमें फाइंड करना है और R1 R2 की वैल्यू दी हुई है। R1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 60 डिग्री और R2 की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। तो उस केस में I2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। उस केस में फाइंड करेंगे तो I2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, साइन इनवर्स साइन R2 मतलब साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री का रेशियो का इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स कितना आ रहा है, 1/2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3/2। ये आ जाएगा आंसर। तो ये कितना आ रहा है भाई, साइन इनवर्स 1/रूट अंडर 3। ये आ जाएगा R2 की वैल्यू, सॉरी I2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। एक I1 ये मैंने क्या रखा 45 या 30 डिग्री, उस केस को भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है। ये मैक्सिमम डेविएशन केस में है और इस बात को याद रखिएगा, I1 हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस का क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। I1 is equal to what, for which I2 is equal to 90 degree is called condition of grazing emergence। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब ये होता है कि जो लाइट इमर्ज होके आ रही है वो इस सरफेस पे 90 डिग्री पे निकल रही है, 90 डिग्री पे निकल रही है, इस बाउंड्री के पास में निकल के आ रहा है। मतलब I2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री दी हुई है। I1 की वैल्यू नहीं, I1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, I1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। I2 की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है ना। ये वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। चलिए तो I1 फॉर विच I2 इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। जस्ट इसका उल्टा, पहले इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 90 डिग्री, इसमें एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है, 90 डिग्री। दोनों में अंतर है, जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब इस बाउंड्री से लाइट निकल के आ रहा है, ग्रेजिंग इमरजेंस, है ना। I1 इज इक्वल टू व्हाट, फॉर I2 इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ग्रेजिंग इमरजेंस अगर होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस अगर होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन ये होगा कि R2 मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल एंगल, R2 मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जब भी लेस होगा तो ही ये अंदर जाएगा या तो इसके पास आएगा। लेकिन R1 प्लस R2 का वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ दिस, है ना, दैट इज इक्वल टू A R1। R1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, A माइनस R2, A माइनस R2 यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये R2 जो है वो IC से भी कम है, मतलब क्रिटिकल एंगल जो है उससे भी कम आ रहा है। इसका मतलब R1 जो है A माइनस IC से बड़ा है, ज्यादा है, सीधी सी बात है। ये तो दोनों में कॉमन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो R1 की वैल्यू A माइनस IC से बड़ा होगा। इसको आप लोग सोचिए कैसे आया, मैंने आपको क्लियर बता दिया, फिर भी आप सोचिए, समझ में नहीं आया, बार बार सोचो। कोई चीज अगर समझ में नहीं आया तो बार बार सोचो, एक दिन समझ में आ ही जाएगा, है ना। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अब देखेंगे एक ही सरफेस पे स्नेल्स लॉ का यूज करके μ1 sin I1 दैट इज इक्वल टू म्यू sin R1। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि I1 और R1 में रिलेशन फाइंड हो जा रही है। ओके, सेकेंड चीज, सेकेंड सरफेस पे डिफ्रैक्शन की केस हम लोग हैंडल करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू होगी। लेकिन एक बात आप समझ में आ गया होगा कि R1 की वैल्यू यहाँ पे साइन I1 जो है, साइन I1 जो है वो क्या होगा, क्या ये अगर हम यहाँ
यहाँ पे ये बोलूँ कि I1 जो है यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि साइन I1 इज ग्रेटर देन म्यू साइन R1। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताइए, क्या साइन I1 की वैल्यू जो है म्यू साइन R1 से बड़ा होगा या नहीं होगा? अभी तो मैंने इक्वल कंडीशन में बोला है, अगर ये ग्रेटर हो जाए साइन I1 की वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, यही हमें फाइंड करना है ना। तो पूछा कंडीशन ऑफ ब्रेजिंग इमरजेंस, तो I1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम आगे देखेंगे कैसे ये वैल्यू आ रहा है। ओके।